हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का एक वायरल पेपर। ये एक वायरल मॉडल पेपर है जो आपके इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है स्टूडेंट। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर है यानी क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर के साथ पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। वो चाहे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, पूरा का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जो क्लास 12 समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, समाजशास्त्र का पेपर है। 670 AV कोड है पेपर का। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइमिंग दिया हुआ है, समय 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है। उसके बाद में देखिए निर्देश में दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिया होगा उसके सामने अंक दिए होंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को लिए आपको इतना नंबर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, फिर प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है जिनका शब्द सीमा 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है, देख लेते हैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो कि दिया हुआ है इस समाजशास्त्र के पेपर में। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट, जनजाति है, जनजाति क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी किए होंगे इनका आंसर उनको पता होगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो डी हो जाएगा, संपूर्ण समाज एक जनजाति है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है। तो जो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है ये किसने लिखी है आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडम स्मिथ हो जाएंगे, यानी दूसरे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक कब लिखी थी, 1776 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट, 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी थी, जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके विद्या क्वेश्चन बुक और जो आपका सोशियोलॉजी का बुक है उससे लिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो बी हो जाएगा 1955 में, यानी 1 जून। स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए 1 जून 1955 में भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम क्या है, पारित हुआ था। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए निम्न में से क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण है। एक नंबर का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से जो क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण है ये आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी भाषाई समानता भी हो जाएगा, क्षेत्रीयता की भावना और सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, यानी ये तीनों हो जाएंगे क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण। यानी 4 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। तो जो राष्ट्रवाद का जन्म है स्टूडेंट ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ आपको बताना है। तो 5वें का आपका राइट आंसर क्या है, बुक में दिया हुआ था प्रजातिवाद, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो जातिवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, जातिवाद के कारण। बुक में जो राइट आंसर दिया हुआ है डी राइट आंसर दिया हुआ है, तो आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए निम्न में से किसने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, तो इन आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है, आप लोग हमारे प्यारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। इनमें से राइट आंसर राजा राम मोहन राय
हो जाएंगे। अब देखिए सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय ने, लेकिन इसका अंत कब हुआ था यानी किस सन में हुआ था, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डेट याद रखिए 1829 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोध का अंत हुआ था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण निर्धारित है, यानी कुल कितना आरक्षण निर्धारित है ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 33% पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित है, ठीक है स्टूडेंट। बैकग्राउंड में आप लोगों को काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी जो कि अननोन आवाज़ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है। तो एन इंडियन विलेज पुस्तक जो लिखी है स्टूडेंट वो श्यामा चरण दुबे ने, यानी आंसर सी हो जाएगा। SC जिसको दुबे भी कहा जाता है, श्यामा चरण दुबे इनका राइट आंसर है, एक प्रकार से पूरा नाम है, शॉर्ट में नाम इनका SC दुबे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र है। तो भैया कृषि हो जाएगा, यानी जो ग्रामीण इलाकों में कृषि ही उनका जीवन यापन का एक क्षेत्र मार्ग है, जो कि 9 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। सभी को पता होगा स्टूडेंट, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। इनमें से मुंबई राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके 10 प्रश्न होते हैं समाजशास्त्र में, और 3-3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, यानी एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय के मिलेंगे सभी का उत्तर के साथ में आपको बताने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी राइट मिल्स कौन थे। जो सी राइट मिल्स थे सबसे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है कि कौन थे सी राइट मिल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। उत्तर देखिए स्टूडेंट, देखिए सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वह वर्ष 1946 से वर्ष 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय USA में समाजशास्त्र के अध्यापक थे। उन्हें समाजशास्त्र के अभिजात्य सिद्धांत के लिए जाना भी जाता है। यह कहाँ पर थे स्टूडेंट? कोलंबिया के विश्वविद्यालय USA यानी अमेरिका में 1946 से 1962 तक एक प्रकार से अध्यापक थे स्टूडेंट, ठीक है, समाजशास्त्र के एक अध्यापक। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए ज़्यादा इसका आंसर नहीं लिखना होता है, 25 शब्दों में एग्जामिनर का है तो आपको भैया उतने ही शब्दों से 2-4 वर्ड आगे लिख दीजिए, ज़्यादा मत लिखिए। यानी आपको कॉपी में 3 से 4 यानी 2 से 3 लाइन में लिख देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, ठीक है। देखिए उत्तर है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। ये एक प्रत्येक समाज होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, ठीक है स्टूडेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन में मैं आपको चैप्टर का नाम भी बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। कॉपी वाला आप लोगों ने यही वीडियो देखा है कि समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, तो उसमें मैंने स्टूडेंट डिटेल से बताया है कि आपको समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखनी है और आप लोगों को जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा क्लास 12 समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह की विशेषताएं लिखिए। अब देखिए समूह की विशेषताएं इतनी है स्टूडेंट, अब इसका उत्तर देखिए। समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, समूह निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है कि समूह का निर्माण करने वाले लोगों के हित एवं रुचियां सामान्य होते हैं, यानी एक साथ मिलते जुलते हैं रुचि।
तीसरा है समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये 3 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर 3 नंबर दे देगा। चौथा पॉइंट है प्रत्येक समूह के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समूह की विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट कि आप लोग अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं और आपको 95% लेकर आना है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है कॉपी में, एक एक करके वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, नहीं तो टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में होता है इसका आंसर बड़े में होता है, तो इतने में तो देना नहीं है। इसीलिए मैं पूरा पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, वह व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होते हैं दिव्यांग कहलाते हैं। सरल शब्दों में वो व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, ये सक्षम क्या है, नहीं होता है, दिव्यांग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक प्रकार से दिव्यांग को आपको जानते होंगे जो कोई भी कार्य में सक्षम ना हो, करने में क्या है, असमर्थ हो, उसी को दिव्यांग कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैं पूरे का एक प्रकार से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ और इसी मॉडल पेपर में सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप बुक को भी इस बार 95 लाकर आना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, हमें इसकी उपलब्धियों की चर्चा करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उत्तर में देखिए, सबसे पहले पॉइंट में देखिए कि प्रसिद्ध 2G घोटाला, ये घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग यानी अपने शक्तियों का दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को, यहाँ पर देखिए, भारत सरकार को कितना 1,76,645 करोड़ का नुकसान हुआ था। उल्लेखनीय है कि ये बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक RTI कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर इसके खिलाफ RTI दर्ज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भैया आधुनिक भारत में अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, लेकिन पहला पॉइंट लिख देंगे तो 3 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने क्वेश्चन का आंसर पूछा गया उतना ही दीजिए, क्योंकि आप जो 25 शब्दों का आंसर है वो आप 150 शब्दों में लिख देंगे तो आपको मिलना 3 नंबर है। ठीक है, फालतू नंबर एग्जामिनर नहीं देगा जितने में, क्योंकि आपके पेपर में दिया हुआ है निर्देश में कि इस प्रश्न के लिए इतना उत्तर देना है। ठीक है, तो पर्याप्त दिया है, तो उसी के हिसाब से फॉलो करके आप कॉपी को लिखिएगा स्टूडेंट, ये मैं यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखिए, प्रक्षेपण पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति को चित्रों का समूह दिखाया जाता है। इस चित्रों को क्रमश दिखाने के बाद क्या है, क्रमशः यानी एक प्रकार से पॉइंट गई 1 2 3 4 इस तरह से दिखाने के बाद उत्तरदाता से इन चित्रों को देखकर कहानी कहने के लिए कहा जाता है। इन विभिन्न चित्रों में कुछ व्यक्ति वस्तुओं का प्रत्यक्ष तथा कुछ अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये प्रक्षेपण पद्धति कहलाता है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन ये भी हो गया। 16 नंबर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। कॉपी में जब भी लिखिएगा ये नहीं कि आप डायरेक्ट 1 2 3 4 करके आप 3 विशेषताओं को लिख दीजिएगा। सबसे फर्स्ट ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, इससे आइडिया ये लगता है स्टूडेंट, एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि बच्चे को लिखने का यानी प्रश्न का उत्तर देने को सटीक उसको जानकारी है, तो ये जानकारी आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट, नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। ठीक है, दूसरा है नगरीय समाज में वैमलता देखने को मिलती है, यह विभिन्न प्रजातियों, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसायों को लोग रहते हैं। ठीक है, नगर में। तीसरा है नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है, यानी ये जो तीनों विशेषताएं हैं इसका कोई ना कोई एक प्रकार से
कारण है। इसमें देखिए जैसे समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं स्टूडेंट। कोई मुस्लिम रहता है, कोई बौद्ध रहता है, कोई क्या है जैन रहता है, कोई हिंदू रहता है, ठीक है, कोई ईसाई रहता है, यानी कई सारे लोग जो है नगर में रहते हैं यानी शहर में रहते हैं। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, तो इसमें कई प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। नगरीय समाज में विभिन्न प्रजातियां, क्षेत्र और धर्म पाए जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग जॉब करने वाले, अलग अलग व्यवसाय करने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। उत्तर के साथ में हम बताएंगे। देखिए भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता, यहाँ पर देखिए प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण है। हम राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं, यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता पर गर्व करता था। उसने ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हिटलर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमारे नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनको मैंने बाकायदा उस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है और इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका आंसर दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनके बारे में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जिस तरह से नगर की विशेषताएं थी ना, सेम इसी प्रकार से कृषक समाज की भी 3 विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहला विशेषताएं है, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोत कर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं, यानी उस पर खाद, उस पर जो भी बोना चाहते हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का या क्या है बाजरा, ये सभी चीज़ें। दूसरा है कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं यहाँ पर देखिए अस्तरीकृत समुदाय है। तीसरा है आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से विभिन्नता के लिए होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर, अलगाव से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलगाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए मार्क्स के अनुसार वह स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते, उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती है, अलगाव कहलाती है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट अलगाव वाला, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जो हमारी प्यारे स्टूडेंट है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो भैया इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा तो इसका आंसर आपको लिखना होगा, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देकर आना है। नहीं भी आता है फिर भी बनाकर लिख कर आइए, और नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ाई अच्छे से कीजिए ना, तब आएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा, यानी टोटल जो हमारा 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, मैंने प्रश्न सहित उत्तर बता दिया है। अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका भी मैं आपको प्रश्न का साथ में उत्तर देने वाला हूँ। ये टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से आपका 6 नंबर का होता है, यानी 36 नंबर आपको सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न का उत्तर भी। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जन्म दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो जन्म दर को परिभाषित कीजिए, यानी बेसिकली इसका परिभाषा देना है। तो उत्तर देखिए जन्म दर का संबंध चूंकि लोगों की मनोवृत्ति, विश्वास तथा मूल्य से है, इसीलिए ये उच्च बना रहता है। जन्म दर का संबंध धार्मिक विश्वास से भी तथा पूर्णतया यह एक सामाजिक सांस्कृतिक क्या है प्रघटना है, जिसमें काफ़ी धीमी गति से परिवर्तन होता है। इसके विपरीत सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनेक उपाय तथा चिकित्सीय प्रगति मृत्यु दर को तत्काल नियंत्रित कर सकती है। सभी अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन चाहते हैं। तो ये जन्म दर का छोटा सा परिभाषा था, जो कि क्या है 50 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता था, और ये 50 शब्दों से ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट।
22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो भारत में लैंगिक असमानता है, आपका जो सेकंड चैप्टर है उससे शायद लिया गया है, समाजशास्त्र का क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में लैंगिक असमानता की प्रारंभ गर्भ से ही हो जाता है। कई लोग गर्भ में ही शिशु कन्या को मार देते हैं, जिसके कारण लैंगिक अनुपात में गिरावट आई है। यद्यपि राज्यों की कन्याओं को प्रोत्साहन देने से 2011 की जनगणना में लैंगिक अनुपात में वृद्धि हुई है। 2011 में ये 1940 हुआ। केरल में लैंगिक अनुपात 1084 तथा पांडुचेरी में 1000, यहाँ पर देखिए 1038 रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम लैंगिक अनुपात वाला राज्य हरियाणा 877, सिक्किम 889 और पंजाब 893 और बिहार 916 है। क्या है, बिहार जो है 916 है। लैंगिक असमानता के प्रभाव के कारण लड़कियां जन्म से ही पक्षपात का शिकार होती हैं। खान पान से लेकर क्या है, पहनावा और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव परिवार में ही होता है। ठीक है, तो ये भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार से इसकी विवेचना दिया हुआ है। आप लोग इसका क्या है, तो इसका आंसर लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है आप सभी के लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दलित, यहाँ पर देखिए, दलितों के कल्याण हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, दलितों के कल्याण हेतु प्रमुख उपयुक्त सुझाव निम्नांकित हैं। यानी प्रमुख जो सुझाव हैं वो इस प्रकार से, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। एक प्रकार से जो अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, इसका क्या है, उन्मूलन, यानी इसका विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट चाहिए। तीसरा लिख गया है, कंप्यूटर में गड़बड़ी हो गया। देखिए, उनको सामाजिक अन्याय और विभिन्न प्रकार की शोषण से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि उनके लिए सार्वजनिक तौर पर धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है, कुओं, तालाबों, दुकानों और भोजनालयों और सड़कों आदि तक उनकी पहुंच पर लगे प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए। ठीक है, यानी जो दलित लोग होते हैं, जैसे अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति लोग, ठीक है, इनके ऊपर की ये बात हो रही है। पांचवा पॉइंट है, उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और जो लास्ट 6 नंबर पॉइंट है कि उन्हें शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार देने के साथ साथ, यहाँ पर देखिए, साथ साथ राज्य निधि से अनुदान जो है दिया जाना चाहिए। तो ये दलितों के कल्याण हेतु उपयुक्त सुझाव है जो कि सरकार के द्वारा एक प्रकार से इस पर कदम उठाना चाहिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग हमारे टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, 24 नंबर। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन से थे, इनके बारे में बताना है। यानी आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि इसका गठन कब किया गया, फिर इसके विचाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे उनके बारे में बताना रहेगा। तो उत्तर देखिए उत्तर, राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, क्या है, प्लानिंग कमेटी का गठन सन 1938 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक KT शाह थे। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। सन 1939 से समिति ने अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसके अध्यक्ष नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में विश्वविद्यालय भी छिड़ गया, यानी बाद में क्या है, यहाँ पर विश्व युद्ध भी छिड़ गया था स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसके विचाराधीन क्षेत्र निम्नलिखित है, यानी कुछ 5 पॉइंट थे। देखिए सबसे पहला है कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन, दूसरा है उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन, तीसरा है मानवीय कारक श्रम व आबादी, चौथा है वित्त और विनिमय, पांचवा है क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता, अवगमन और संचार। तो ये विचाराधीन निम्नलिखित थे जो कि राष्ट्रीय समिति या जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसके बारे में बताया गया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है बता दिया है मैंने स्टूडेंट।
ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, टॉपिक आपके लिए रिसर्च करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आना, उसको बनाना, उसको अपलोड करना, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर अभी तक आप लोगों ने नए हैं हमारे साथ, हमारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही सेकेंड लगेगा स्टूडेंट, और हम इस तरह से तैयारी आपकी अच्छे से कराएंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 95+ मिले। कोई भी बच्चा हमारे चैनल से फेल नहीं होगा, अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। हमें एक टिप्पणी लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों के परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की उपज है। तीसरा पॉइंट है, सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख रूप से नए आविष्कारों और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रसार से उत्पन्न होता है, ठीक है। चौथा है, अभौतिक संस्कृति के विभिन्न अंगों जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन धीमी गति से आते हैं। और पांचवा पॉइंट है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंदर ही एक विशेष रूप ग्रहण करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न होना सदैव आवश्यक नहीं होता, यद्यपि इसका संभावना आवश्यक की जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सांस्कृतिक जो परिवर्तन, एक टिप्पणी लिखनी है। ये इसी तरीके से क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा अथवा लगकर कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन, इसका आंसर यही होगा स्टूडेंट। अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि कौन से अथवा लगकर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आप लोगों को बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। हमें जो पंचायतों की शक्तियाँ और उसके उत्तरदायित्व है, इनका वर्णन करना है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। उत्तर देखिए, संविधान के अनुसार पंचायत को यहाँ पर देखिए स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ व उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। दूसरा है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम बनाना, ठीक है। तीसरा है, शुल्क, देखिए शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य आदि लगाना व एकत्र करना, ठीक है। और चौथा है, हस्तांतरण में सहयोग करना। विशेष रूप वित्त को स्थानीय अधिकारों तक पहुंचाना सरकारी दायित्व को देना है, दायित्व होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक प्रकार से पंचायतों की शक्तियाँ का उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है, जो कि आप लोग वीडियो रोक कर सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। नोट्स बना लीजिएगा, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो ये हमारे जो 6 लघु उत्तरीय प्रश्न था, मैं इसका भी आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ, क्वेश्चन विद आंसर था, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गया। टोटल ये 3 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब इसमें मान लीजिए कि नातेदारी का आपको परिभाषा नहीं आता, इसका आंसर नहीं पता है, उत्तर नहीं पता है, तो अथवा करके आप ये वाला दे दीजिएगा कि दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, तब जाकर आपको 8 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना, चाहे आप नातेदारी वाला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए या आप दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या पर आप इसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, ठीक है। मिलना तो आपको तय 8 नंबर तय है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों की वर्णन कीजिए। परिवर्तनों का वर्णन करना है, 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अथवा लगा है, आप ये वाला भी कर सकते हैं कि नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 8 नंबर दिया जाएगा। ये मैं बोर्ड परीक्षा की बात बता रहा हूँ स्टूडेंट,
ठीक है। बोर्ड परीक्षा में आपको दोनों में से किसी एक को करना रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित थे, इनके बारे में बताना है। और अथवा करके ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। और यदि आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको सिंपल सा सर्च करना है, इन सभी क्वेश्चन सर्च करना है और इस तरह से क्या कर देना है, बाई शिवम स्टडी नॉलेज, हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा पीछे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया होगा। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट क्योंकि आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में इन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़े में दिया होता है, तो इतने में तो हमें देना नहीं है क्योंकि हमें और भी सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में हल करना रहेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। और ये जो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, इन सभी 6 क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो करना आपको 3 ही रहेगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये 6 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार सोशियोलॉजी की पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरे पेपर को सॉल्व करके बता दिया है, यानी पूरे का मैंने आंसर दिया है सिर्फ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को छोड़कर। तो ये सभी पेपर में बताए गए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। यदि आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिए। और कुछ आप लोग हमसे पर्सनल बोर्ड एग्जाम की स्टडी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।